जोहार साथी। नीति आयोग की बैठक दिल्ली में हुई है और उसकी जो तस्वीरें आई हैं और जो समाचार छन के अभी तक आया है जो अखबारों में, उससे लगता है कि राजनीति के मुद्दे भी बदल रहे हैं और राजनीतिक समीकरण भी बदल रहा है। बहुत अच्छी तस्वीरें हैं वहाँ की और ऐसा होना ही चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी वो इस बैठक के दौरान सभी लोगों से मिले और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री से, और हेमंत सोरेन के साथ उनकी बड़ी मोहक तस्वीरें सामने आई हैं। लगता है कि हाँ, चलो जितनी कटुता, जितना जैसा रहा पिछला रिजम, यानी 14 के चुनाव, 19 के बाद सत्ता में आने के हेमंत सोरेन के साथ केंद्र का जो व्यवहार रहा लगातार, जिस तरह से केंद्र सरकार आक्रमण करती रही, मोदी और उनका संघ परिवार, और यहाँ जो विपक्ष में बैठे लोग जिस तरह से आक्रामक रहे और उन्हें भ्रष्ट, मैंने देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री करार देते रहे, और अंत में जिस तरह से ईडी का छापा होते होते उनकी गिरफ्तारी हुई, और उसके बाद जो चुनाव हुआ, चुनाव के दौरान भी जिस तरह से गर्जन तर्जन और ये वो दिखा, जितना आक्रामक रुख दिखा सेंटर का, केंद्र का, मोदी का इनके खिलाफ, हेमंत सोरेन के खिलाफ, वैसा लगता है कि अब स्थितियां कुछ सहज बनी है, रिश्ते कुछ सामान्य हुए हैं। लेकिन जो बातचीत छन के आई है, जितना भी खबर, उससे बहुत सी ऐसी हकीकतों का भी पता चलता है कि किस कदर झारखंड को लूटा जा रहा है, लूटा गया है, किस तरह से हाल के पिछले कुछ वर्षों में, यानी मोदी के आने के बाद कई कानूनों में किस तरह की तब्दीली हो चुकी है, और किस तरह से केंद्र सरकार के सामने राज्य सरकार अवश्य और निरीह जो भी मांग, डिमांड वो रख रही है, उसमें वो आक्रामकता नहीं है, उसमें ये नहीं है कि मेरा हक है और हमको मिलना चाहिए, बल्कि एक तरह का लगता है कि चिरौड़ी कर रहे हो, जैसे एक चीज मामूली सी है, जो एक बहुत बड़ा लोन का बात शुरू से होता रहा है, कितने दिनों से हो रहा है, जिसको लेके खूब, वो जो लोन है 1.40 लाख करोड़ का ड्यू है। माने माइनिंग सेक्टर में, माइनिंग कंपनियों के ऊपर वो ड्यू है एक तरह से। यानी आप यहाँ जमीन ली, इतना बड़ा राशि कैसे हुआ, ये इस तरह से समझिए कि जो लोन, जो कंपनियां खनन कर रही हैं, उनके लिए जो जमीन का अधिग्रहण हुआ, जो विस्थापन का नुकसान हुआ, इसकी भरपाई के लिए उन सरकारों को और उन कंपनियों को देना था, जो मुआवजा, जो भुगतान, जो भरपाई करनी थी, वो नहीं किए हैं, और वो लगभग 1.40 लाख करोड़ का है। बहुत दिन से गूंज रहा है ये चीज। पिछले साल तो इस संबंध में एक सर्वोच्च न्यायालय का फैसला भी हुआ, उस समय इसको इस तरह से प्रस्तुत किया गया कि बहुत बड़ी जीत है, सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे पक्ष में फैसला दिया, लेकिन उस फैसले के बाद भी उस राशि का भुगतान होता दिखा नहीं, हुआ नहीं, क्योंकि अभी भी वही डिमांड किया जा रहा है। इसका मतलब नहीं हुआ। इस बीच झामुमो और उनकी पार्टी की तरफ से खुद हेमंत सोरेन तो भी बोले होंगे एक दो बार, लेकिन पार्टी की तरफ से भी खुला बयान आया कि हम, यदि हमारा राजस्व नहीं मिलेगा, जब बकाया भुगतान नहीं मिलेगा, मिलता है जो ड्यू है, तो हम यहाँ से माल ले जाने नहीं देंगे, रोक देंगे उसको, सड़कों पर उतरेंगे इसके लिए। तो उसके भी 6 महीने बीत गए सत्ता में आने के बाद, उस तरह के नारेबाजी के बाद।
अभी भी वही डिमांड वहाँ किया गया है। पता ये चलता है कि कैसे कानून बदल रहा है, क्या क्या चीज़ें इस बीच हुई हैं, ये छन के आ रहा है इस खबरों से। जैसे जो इनका हेमंत सोरेन जो इसी खबर का जो पहला पहला जो पैरा है उसमें यही है कि आप राज्य सरकारों को ज़्यादा अधिकार दीजिए, सत्ता का विकेंद्रीकरण कीजिए, जो संघीय ढांचा है उसको बनाए रखिए, वो खत्म होता जा रहा है, खत्म हो गया है। तो उसमें जो है दूसरा वो जैसे इसी संदर्भ में आया, लेकिन इसके साथ ये भी पता चलता है कि इस बीच क्या परिवर्तन हुआ है। जैसे एक मामूली बात आप 2-3 उदाहरण आपको देते हैं। जैसे स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट को कह दिया गया कि वो तो राष्ट्रीय गौरव का है, राष्ट्रीय संपत्ति है, वो सब के लिए है। और उस यह कहकर यहाँ जो विस्थापितों के लिए, उस कारखाने से होने वाले विस्थापितों के लिए जो आरक्षण था कारखाना में, उनकी नौकरियों में, वो ख़त्म कर दिया गया। कह दिया गया कि ऐसा कुछ नहीं है ये, क्योंकि ये केवल आपका नहीं है, ये पूरे देश का है, गौरव है, राष्ट्रीय संपत्ति है एक तरह से। ये केवल राज्य की संपत्ति नहीं रही, बोकारो स्टील प्लांट। ये फैसला कैसे कैसे कोर्ट के द्वारा हो चुका था और उसका कभी कोई मुखर अब मजबूती से विरोध नहीं हुआ है। उसी तरह अब एक नया चीज सामने आया है इनके इस नीति आयोग की इस बैठक में, हेमंत सोरेन के बयानों से। वो कह रहे हैं कि जो जैसे माइनिंग क्षेत्र में क्या बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है कोल खदानों के लिए। मान लीजिए जैसे पहले नियम था, जो पुराना जो अधिग्रहण कब का कानून था, वो तारीख वारीख नहीं है, उतना हम बताएंगे ना, हमको याद है। लेकिन मोटा मोटी ये था कि जो भी जमीन का अधिग्रहण आप करते हैं खनन के लिए, उस खनन में एक तो जमीन के अंदर एक सीमा है ना कोयले की, तो आप खनन करते हैं, कोयला निकालते हैं, और इस क्रम में अब ज़्यादातर ओपन कास्ट माइंस हो रहा है। पहले होता था भूमिगत वाला, उसमें थोड़ा सा जमीन भीतर से खोखला होता था, लेकिन बाहर से बहुत ज़्यादा विरूपित नहीं दिखता था। और उसके बाद भी नियम ये था कि जब खनन हो गया, वहाँ से आप माल निकाल लिए जितना का टारगेट था, तो उसके बाद उसको आप बंद कर उसको ज़मीन जो खोखला हुआ है उसमें बालू भर के जो ऊपरी सॉइल हटा है उस सॉइल को उसी तरह का सॉइल बिछा के आप वापस करेंगे। वो इसका मतलब कि वो राज्य सरकार को वापस करना है उसको। लेकिन वो परिवर्तन लगता है कि इस बीच हो चुका है, क्योंकि अब ये हो रहा है, मैंने हेमंत सोरेन अनुरोध कर रहे हैं कि कंपनियों का ये जवाबदेही है कि वो राज्य सरकार को लौटाए इस्तेमाल के बाद, और जो अवैध खनन हो रहा है उस पर अंकुश लगाए। यानी राज्य सरकार का कोई नियंत्रण उस पर रहा नहीं। केंद्र सरकार कहती है कि जो परिवर्तन है उस कानून को, इसमें कानून को जो कहा गया है कि द कोल बियरिंग एरिया एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1957, उसमें परिवर्तन हो चुका है। कुछ धाराएं ऐसी जोड़ दी गई हैं या कुछ ऐसा कि अब वो जो जमीन है, जो कोल खदानों के लिए भी लिया गया जो जमीन है, वो केंद्र सरकार ही उसकी मालिक है कोयला खनन के बाद भी। तो ये तो अजब चीज हुआ है इस तरह का, क्योंकि हेमंत सोरेन अनुरोध कर रहे हैं इस बारे में केंद्र सरकार को कि वो मिलना चाहिए। इसका मतलब कि अब मिलना चाहिए का मतलब है कि वो है नहीं, वो कानून में परिवर्तन हो चुका है। एक चीज और जो दिखाई दिया इसमें कि जो विकास का मुद्दा बदल गया है, इसका मतलब मेरा ऐसा है कि उसमें जो एक मुख्य बात कही गई है कि जैसे उत्तराखंड का या नॉर्दर्न स्टेट,
उत्तर भारत के स्टेट में जो बदलाव हुआ है, जो जो स्थितियाँ बदली हैं, उस तरह की परिस्थिति झारखंड में भी बनाना चाहिए। आप कल्पना कर सकते उत्तर के राज्य में शुमार मुख्य रूप से किसका होता है? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का, जहाँ भाजपा शासित राज्य है। अब वहाँ किस तरह के परिवर्तन हुए हैं उसका, तो उस तरह का बदलाव यहाँ भी होना चाहिए, यहाँ के लिए भी। ये कहा जा रहा है, ये कह रहे हैं हेमंत सोरेन। इसका अति ये हो जाता है कि अंत में यहाँ तक कहते हैं कि जो अति नहीं, उसके पहले ये कहते हैं कि जो वन क्षेत्र है, चाहे जो यहाँ मीथेन गैस का बहुत भंडार है, कंपनियां बहुत कुछ काम कर सकती हैं इसमें, और यहाँ भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए जो जो वन विभाग से जो क्लियरेंस मिलना चाहिए वो नहीं हो रहा है। उसके कारण वो अवरोध बना हुआ है, उसके कारण बहुत सा काम रुका हुआ है। मतलब उल्टी गंगा बह रही है। या तो मेरे दिमाग में या मेरी जानकारी का अनुभव था, मैंने अनुमान था, ये मेरी जानकारी की कमी ये थी कि हमको लगता था कि राज्य सरकार ही इस तरह का अवरोध पैदा करती है, चाहे रखती है, कंट्रोल नियंत्रण रखती है कि भैया यहाँ इसको, यहाँ यदि कल कारखाना लगेगा ये वो, तो राज्य सरकार का हस्तक्षेप भी कुछ होगा, वो यहाँ के वनों का विनाश होने नहीं देगी, उसमें अंकुश लगाएगी। यहाँ तो लगता है मामला साफ है कि वो जो वन विभाग से जो क्लियरेंस होना चाहिए वो केंद्र सरकार का ही वो मंत्रालय है, वो करेगा क्लियरेंस उसमें पर्यावरण क्लियरेंस। और हमारे मुख्यमंत्री अनुरोध कर रहे हैं कि उसमें जो क्लियरेंस में जो अवरोध है, रुकावट है, सबसे ज़्यादा तो आश्चर्य ये लगा कि ये कह रहे हैं कि हमारा टेनेंसी एक्ट जो है, जो बरसों पुराना है, वो विकास की राह का रोड़ा बना हुआ है। आश्चर्य लगा हमको ये पढ़ के आपको कि हम लोग तो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट और ये सबको वेद माने एकदम मानते हैं कि वो झारखंड का अपना चीज़ है। वो लिखते हैं, वो जो कहा गया है, साइटिंग हाउ द एज ओल्ड टेनेंसी लॉस इन द स्टेट आर हिंडरिंग इंटरप्राइजेस। माने जो टेनेंसी एक्ट सब है हमारे यहाँ, भूमि कानून जो है, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट हो या संथाल परगना टेनेंसी एक्ट है, ये अवरोध बना हुआ है विकास का, रास्ते का। जी ना, ये और जो वन क्लियरेंस वाला मामला भी उसी तरह का है। ये मीथेन गैस का भंडार है, यहाँ से प्रोडक्शन हो सकता है। However, for forest clearance delay, such infrastructure development had and should be resolved। माने फॉरेस्ट क्लियरेंस उसको मिल जाना चाहिए, तभी होगा। यानी कि अभी तक जो ये थोड़ा सा मेरे मन में था, हो सकता है मेरी अज्ञानता हो, कि केंद्र राज्य सरकार ही पर्यावरण को बचाने के लिए या वन संपदा को बचाने के लिए वो इस तरह का क्लियरेंस नहीं दे रही है या रोकती होगी। लेकिन ये साफ है कि नहीं, वो केंद्र सरकार का मामला है। क्लियरेंस वन क्षेत्र में जो भी काम होगा और पर्यावरण क्लियरेंस केंद्र सरकार देगी। और ये उल्टे अनुरोध कर रहे हैं कि यहाँ जो उद्योग धंधों का विकास हो, इसके लिए क्लियरेंस मिलने में जो अवरोध है उसको दूर कीजिए। यानी और अंत में तो आपको बता ही दिए, साफ कह रहे हैं कि जो हमारा टेनेंसी एक्ट है झारखंड का, झारखंड में भूमि कानून लगा हुआ है, जो बना हुआ है, वो वर्षों पुराना हो चुका है और वो अवरोध खड़ा कर रहा है। तो भैया वो तो उसके लिए केंद्र सरकार ही उसमें कुछ करेगी। आप ही को आप अपने जो आपके राज्य में है
टेनेंसी एक्ट को की अवहेलना करके आप तो दे ही चुके हैं। टेनेंसी एक्ट की अवहेलना करके आप दिए या केंद्र सरकार दिए, अडानी को उतना बड़ा प्लॉट दिया गया ना गुड्डा में। अब संसद और विधानसभा में हल्ला और नारेबाजी हो रही थी कि इसका जांच कमेटी बनेगा और उसका जांच करेंगे और ये वो होगा। तो कुल मिला के जो स्थितियां हैं बहुत माने भयावह दिख रहा है और लग रहा है कि सामने कुछ है। आप पैसा पैसा रटते रहिए, पैसा कानून को लागू करवाते रहिए। यहाँ सारा कुछ मसला हल चुका है, उसमें खोखला बचा हुआ है चीज़ें। कानून के नाम पर जितना वन क्लियरेंस वो केंद्र सरकार आपको देगी और आप उल्टे जाके दरख्वास्त कर रहे हैं कि दीजिए ताकि हम राज्य में उद्योग धंधे का विकास कर सकें। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट जिसको झारखंड की जनता, आदिवासी जनता अपना थाती मानती है और मानती है कि बहुत बड़ा संबल है, आप वहाँ जाके कह रहे हैं नीति आयोग की बैठक में या प्राइम मिनिस्टर से, माने जो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, कि भैया वो अवरोध बना हुआ है हमारे यहाँ। अजीब लगता है कि कैसी दुनिया इस बीच बदल चुका है। और उत्तराखंड नॉर्दर्न स्टेट में जो परिवर्तन हुआ है, जिस तरह के बदलाव किए गए हैं क्लियरेंस देने के लिए, वो सब यहाँ भी कर दिया जाए। मैंने आदर्श रह गया उत्तराखंड और ये भाजपा शासित उत्तर प्रदेश उसी पैटर्न पर। और वास्तव में उसी पैटर्न पर तो ये राज्य सरकार चल ही चुकी है, क्योंकि हाल में जो इनकी जो विकास योजना है, ग्रामीण क्षेत्र विकास ले जाना चाहते हैं, तो नट से न कुछ क्या पता चला। पता यही चला कि ईचा डैम को ऊंचा करेंगे हम, ईचा डैम को और बड़ा, उसके द्वारा जो भी विस्थापन होगा। जबकि फेल्योर हो चुका है बड़े बड़े बांध हमारे राज्य में, चांडिल डैम हो या जहाँ भी हो, जितने भी डैम, मसान जोड़ वहाँ जो है संथाल परगना में देव जो भी है, साहेबगंज में जो भी इस तरह के बांध बड़े बड़े बने, उसमें शुरू में तो ये कहा गया था कि इससे सिंचाई भी होगा, बिजली का उत्पादन भी होगा। तो यहाँ सारा कुछ उल्टे ही हो रहा है। बिजली भी बन के जा रहा है तो बांग्लादेश जा रहा है। अब पहले जो पानी जो जा रहा था वो भी बाढ़ से बचाए हैं आप बंगाल को। और सिंचाई वाला कोई काम तो हुआ नहीं। सिंचित बड़ा डैम बना के क्या कीजिएगा। चांडिल में उतना बड़ा प्रचुर मात्रा में पानी भरा हुआ है, कोई उपयोग नहीं है उसका। टाटा शहर उसका उपयोग कर रहा है, टाटा कंपनी उसका उपयोग कर रही है। ईचा डैम के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन हुआ, तब जाके बंद हुआ है। उसके लिए कितनी शहादत हुई। और आप सरकार रातों रात उसको टीएसी की बैठक में जाके ये फैसला हो जाता है। सारे टीएसी में सब तो जो आदिवासी समाज के हित ऐसे ही बैठाए जाते हैं। कहा जाता है ऐसा। बड़ी चीज़ है, कमेटी है एक, वो अनुशंसा करेगी आदिवासी हितों को ध्यान में रखते हुए, वो उसमें ये फैसला लिया गया है। सबसे बड़ा चीज़ तो ये है कि इतना बड़ा आपका राज्य है, इतनी बड़ी लोकप्रियता है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ जितना भी फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है, उस सारे का खर्चा राज्य सरकार ही वहन करती है। जो भी हो, CISF का है या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का है, चाहे जो है, और उसका खर्च जो यहाँ का प्रतिदिन का कितना है, ये सब सुन के वो तो दंग रह जाइएगा। अभी उतना जानकारी हमको है नहीं, इसलिए उस प्रसंग को नहीं रखेंगे। लेकिन वो सारा जो सेंट्रल फोर्सेस हैं जो यहाँ हैं, यानी नक्सल माओवाद को रोकने के नाम पर हो या यहाँ के अराजक स्थिति पर नियंत्रण रखने के लिए हो, जिन पर हमेशा आरोप लगता है कि वो आदिवासी इलाकों में जाकर बर्बरता से पेश आते हैं और लोगों को परेशान करते हैं, अब सारे का खर्चा उस पर राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। तो तरह तरह की चीज़ है। और उसको लेके कुल मिला के जो ये नीति आयोग की इस बैठक के
दौरान जो सच्चाइयाँ सामने आई हैं और जो सरकार का जो विकास नीति का जो नया वही सब स्लोगन यहाँ भी चलाने का कोशिश हो रहा है। सबका विकास, सबका विकास। और विकास का तरीका है गांव तक ले जाएंगे, तो भाई गांव तक ले जाएंगे विकास को कैसे ले जाएंगे? तो गांव तक हम उसको यानी पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देंगे, गांव गांव के सड़कों का खूब निर्माण करेंगे और वहाँ होटल बनाएंगे, बार बनाएंगे, ये सारा कुछ करेंगे ताकि एयर कंडीशनड वो सब बनेगा। वो सब चीज़ें वो किसके लिए बनाएंगे? तो बस जो बाहर से आएंगे, इसी से राज्य का विकास बनेगा, हो जाएगा। क्योंकि वो जो पर्यटकों की सेवा, यात्रियों की सेवा टहल के लिए आदमी चाहिए ना, तो वो यहाँ के लोग करेंगे। आदिवासी क्षेत्र का निरीह जो लोग हैं, तो वो जो जिनके लिए और तो कोई विकास का रास्ता है नहीं, तो उनको ये सब जिम्मे में रहेगा क्योंकि वो एयर कंडीशन में जाके यहाँ का स्थानीय आदिवासी और वहाँ लोग तो मज़ा नहीं ले पाएंगे। उसका मज़ा तो कुछ दूसरे ही लोग लेंगे। लेकिन हाँ, आपको टहल उसका सेवा टहल का मौका मिलेगा, हो सकता है उससे कुछ आमदनी या रोजगार पैदा हो। ये विकास कंसेप्ट है। और सबसे ज़्यादा आश्चर्य जो नीति आयोग की इस बैठक के द्वारा आया है, वो ये कहना हेमंत सोरेन का मोदी को या नीति आयोग की बैठक में कि जो टेनेंसी एक्ट है वो अवरोध बना हुआ है, या और वन और पर्यावरण मंत्रालय जो है क्लियरेंस नहीं दे रहा है बहुत सी चीज़ों का, इसलिए यहाँ विकास नहीं हो रहा है। माने एकदम। और इसी भी जो दो तीन फैक्ट सामने आया है कि किस तरह का बदलाव हो गया, जिसकी जानकारी आम जन को नहीं है, जनता को नहीं है, यहाँ के लोगों को नहीं है। जैसे जो कोयला खनन का क्षेत्र, माने जो जमीन एक बार गई वो आपके पास लौट के नहीं आने वाली है। जैसे HEC वाला तक मामला दूसरा था, वो तो इंडस्ट्री वाला था। तो वहाँ हुआ ना कि हाँ इंडस्ट्री अब HEC खत्म हो रहा है, तो वहाँ वो राज्य सरकार को लौट जाए। हालांकि होना तो चाहिए था कि मूल रैयत को ही लौटता, लेकिन वो ना हो के राज्य सरकार को लौटा। चलिए, अब राज्य सरकार उस पर बना रही है ग्रेटर एक स्मार्ट सिटी। अब उस स्मार्ट सिटी किसके लिए है? उसमें यहाँ के आदिवासी मूलवासी को जगह मिलने वाला है। हाँ मिलेगा, जो राजनीति में है, जो ठेकेदारी में है, कुछ पैसा कुछ लोग ऐसे हैं जो कमा लिए हैं, तो वो जाके घर बंगला और ये वो स्मार्ट सिटी में रहने का सुख भोग सकेंगे। तो साथ ही साफ दिख रहा है कि राजनीति के मुद्दे भी बदल रहे हैं और राजनीति का समीकरण भी बदल रहा है। बहुत मोहक तस्वीरें आई हैं नरेंद्र मोदी के साथ हमारे हेमंत सोरेन जी का। चलिए, अच्छा है। अब इस बदलाव का लुत्फ हम सब लोग उठाएं। धन्यवाद। जोहार।